नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है कि केंद्र सरकार पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने पलटवार किया है, और आखिर क्या वजह है इस तरीके से, किस तरीके से केंद्र सरकार पर वो हमलावर हो रही हैं। एक बड़ा निशाना उन्होंने साधा है। इसी पर बातचीत करेंगे राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रकाश शर्मा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारा पैसा दो वरना सत्ता छोड़ो। केंद्र सरकार पर ये हमला को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वो वजह है, और आखिर हमेशा से ये पलटवार, किस तरीके के आरोप, और खुद ही उनके कई मंत्री हैं सर, कई तरह के घोटाले के आरोप भी लगे हैं, लेकिन हमेशा से ही देखा जाता है कि कुछ भी छोटी सी भी वजह होती है, ममता बनर्जी पलटवार करती नजर आती है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बंगाल की राजनीति पर सरसरी निगाह डालें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार का रक्त रंजित जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बंगाल की, और उसी को जो है एक नए फ्रेमवर्क में ममता बनर्जी ने ढालने की कोशिश करी, और वो पिछले एक दशक से ज़्यादा जो है बंगाल की राजनीति पर काबिज हैं। और वो बात करती हैं माँ, माटी और मानुष की। अगर मैं पिछले चुनाव से लेकर अगर अभी तक का एक विश्लेषण करूं तो वहां पर मां सुरक्षित नहीं है, माटी में लोगों को रौंद दिया जा रहा है, और मानुष की वहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, बशर्ते वो टीएमसी का कैडर नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में लोग सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहां पर हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से एट्रॉसिटीज हो रही हैं, अभी भी जो है 4-5 दिन पहले इतना भयंकर वहां पर हिंदू सोसाइटी के ऊपर अटैक हुआ, और किसी देश के मेन स्ट्रीम चैनल ने दिखाने की जहमत नहीं उठाई। जो वहाँ के राजनेता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो तो बिल्कुल गांधी जी के 3 बंदर की तरह आंख पे पट्टी, नाक पे पट्टी, मुंह पे पट्टी बांध के बैठी हैं। तो जो आज ये ममता बनर्जी जो 3 महीने बाद फिर से कुलबुला के उठी हैं, एक्चुअली क्या इनकी जो है, कहते हैं ना, सोते हुए शेर की पूंछ पे अगर पैर पड़ जाए तो क्या होता है। यहाँ तो शेर की पूंछ पर पैर नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत लोग शेरनी बताते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से बहुत जाना जाता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो ये भ्रष्टाचार विरोधी तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन्होंने सीधा ममता बनर्जी की गिरेबान पे हाथ डाल लिया, उनके मंत्रियों को पकड़ लिया कि किस प्रकार से जो है राज्य का जो पैसा है वो किस प्रकार से बंदरबाट किया जा रहा था। अब जैसे ही वो पकड़ में आया तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गई, और वो चुपचाप हो गई। अब उनको लगा यार ये 3 महीने में एक तरफ वो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करने पर लगे हैं, अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो कहीं ना कहीं मेरा जो पॉलिटिकल जो एक वैक्यूम है वो कहीं बंगाल के अंदर ही खत्म ना हो जाए। बिकॉज उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए वो अपने आप को जो है प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पर देख रही थी, और वो देश के अंदर एक नया धड़ा, जैसे अभी आपने देखा वो टीएसआर वाले चिचा हैं तेलंगाना में, वो जो है अपनी राष्ट्रीय पार्टी की नई महत्वाकांक्षा लेके कूदे थे। कूदने को तो चंद्रबाबू नायडू भी कूदे थे। आज वो कौन से बिल में है देश की जनता भली भांति समझती है। तो तेलंगाना राज्य समिति से जो है राष्ट्रीय राज्य समिति बनाना, इसी प्रकार की सिमिलर महत्वाकांक्षाएं ममता बनर्जी की थी, एंड शी वाज वेरी मच वर्किंग ऑन टू इट। और वो पूरे देश भर के अंदर जो है इस प्रकार का एक कांग्रेस के अलावा का कोई एक ऐसा धड़ा बनाना चाह रही थी जहां पे उनका नेतृत्व लोगों को स्वीकार हो। जब उनका नेतृत्व बंगाल के अंदर ही स्वीकार नहीं किया जा रहा, सुनने में आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के अंदर जो है उनके खिलाफ जो है असंतोष निकाला जा रहा है, तो अब जो है वो कहीं ना कहीं वो दोबारा पॉलिटिकल रीवैम्प, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए इस प्रकार से केंद्र के ऊपर हावी हो रही हैं। ये उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या आप इसको पॉलिटिकल डेस्परेशन कह सकते हैं, परंतु इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार जिसके हिस्से में जितना आ रहा है उसको उससे ज्यादा दे रही है। लेकिन उन्होंने तो ये हमला किया है कि विकास फंड जो है वो सरकार रिलीज नहीं कर रही है। क्या मुझे पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए? देखिए, जो विकास का फंड केंद्र की सरकार वहां पर देती है, वहां पर भाईपो और कटमनी के लोग उसको जो है किस प्रकार से पलीता लगा रहे हैं, देश की केंद्र सरकार देख रही है, तमाम एजेंसियां देख रही हैं, और जो न्यूट्रल एजेंसियां हैं वो भी देख रही हैं। इसका मतलब आप सत्ता में हैं, ये आपको इस बात की आज़ादी नहीं देता कि आप जो है राज्य के ट्रेजरर के ऊपर अपने भतीजे को बिठा दें और जो है अपने मंत्रियों को लूटने की आज़ादी दे दें। लोकतंत्र के अंदर इस चीज़ की कोई भी आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अपने अधिकारों की आज़ादी है, आपको एक अच्छी गवर्नेंस देने की आज़ादी है, आपका कर्तव्य है। पर अगर आप एक बहुमत की आड़ में छुप के आप जो है लोगों को, जो आपके पार्टी के कैडर नहीं है, अगर वो हिंदू हैं,
अगर आप उनके ऊपर अत्याचार करेंगी तो केंद्र सरकार जो है आंख मूंद करके नहीं बैठेगी। फेडरल सिस्टम का मजाक नहीं बनाया जा सकता। कोई तो होगा कि जो उसमें जो है आपकी जिम्मेवारियों को जो है वहां पर एस्टैब्लिश करे, और इस प्रकार से जो जो खजाने का बंदरबाट होता केंद्र सरकार नहीं देख सकती। इसीलिए आपको अपने राज्य में चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बोलती हुई अच्छी लगती हैं। आपके राज्य में भ्रष्टाचार अनकंट्रोल्ड है। आप सोचिए, जब वहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई बंगाल के अंदर, जो केंद्र से राशन गया वो भी जो है उन लोगों को नहीं मिला जो आपकी पार्टी की विचारधारा से सहमति नहीं रखते। तो इस प्रकार से अगर आप जो है एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, एक संप्रदाय विशेष और सिर्फ पार्टी विशेष की पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर जो है केंद्र सरकार जो आंख नाक मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती। केंद्र सरकार अपना एक्शन लेगी, और आप जितना मर्जी फड़फड़ाते रहिए, केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग अवश्य करेगी और करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आप ड्रम बजाइए और खिलाफ विरोध प्रदर्शन करिए, क्योंकि सरकार जो है वो सत्ता में रहकर कुछ ज्यादा अंधी हो गई है? देखिए, वो बिल्कुल सही बोल रही हैं कि सरकार सत्ता में रहकर अंधी हो गई है, और वो ये वाक्य अपने लिए बोल रही हैं कि अगर मैं एक उंगली किसी के ऊपर उठाता हूं तो ये 3 उंगली मेरी तरफ इंगित कर रही हैं, और वो तीनों उंगलियां आज ममता बनर्जी की ओर इंगित कर रही हैं कि सरकार में रहकर ममता दीदी अंधी हो गई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आज बंगाल की राजनीति में, बंगाल में कम्युनिस्ट चले गए, बंगाल की जनता को क्या मिला? आज बंगाल के अंदर एक इंडस्ट्री आ रही थी, ममता दीदी ने माँ माटी मानुष का नारा देकर लोगों को इमोशनल फूल बनाकर उस टाटा की फैक्ट्री को खदेड़ दिया। पर उस अपॉर्चुनिटी को किसने इनकैश किया? उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया गुजरात ने। आज गुजरात के अंदर टाटा महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती कार बनाता है और हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता है। उस राज्य के राजस्व के अंदर करोड़ों रुपए का टैक्स देता है। आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर जब से ममता बनर्जी आई हैं, पिछले 12-15 सालों का आज विश्लेषण कर लेते हैं। आज बंगाल के अंदर कौन सी नई इंडस्ट्री आ गई? आप सोचिए, ये मैडम हर साल जो है बंगाल के अंदर इन्वेस्टर समिट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि इतने लाख करोड़ आ रहा है। मैं तो जानना चाहता हूं वो बंगाल के कौन से कोने में आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट। आज बंगाल के लोगों की जो जीवन की स्थिति है वो क्यों नहीं बेहतर होती है? आज बंगाल विकास के सभी मानकों पर सबसे नीचे क्यों नजर आता है? बंगाल के अंदर ह्यूमन राइट्स का इतना खुला वायलेशन क्यों होता है? बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार इतने चरम पे क्यों है? बंगाल के अंदर सिर्फ एक परिवार सरकार का जो है सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है? बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, बंगाल के अंदर जोकतंत्र है, और जोकतंत्र जो है बुआ और बबुआ मिलकर चला रहे हैं, और ये देश के अंदर लोकतंत्र की तस्वीर बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हिटलर शाही से भी अधिक की जो है स्थिति है कि आज वहां पर एक संप्रदाय के लोगों को खुला खेल मुरादाबादी करने के लिए चौराहे पर छोड़ दिया गया है, और जो इस देश का बहुसंख्यक, मतलब आपके हिसाब से ममता बनर्जी का काम भड़काने वाला है, जनता को गुमराह वो भड़का ही रही हैं। आप वो दिल्ली आती हैं, दिल्ली भड़काती हैं। वो एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को जो वो इंटैक्ट नहीं कर पाती। प्रधानमंत्री उनके राज्य में आते हैं, विकास के तमाम कार्यों का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, और वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उठ के चली जाती हैं। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल जो है, प्रधानमंत्री का वेलकम का प्रोटोकॉल नहीं करती। आप एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी इस देश में भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? ये वही ममता बनर्जी हैं जो कांग्रेस इसलिए छोड़ के गई थी कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है, और उसी सोनिया गांधी के साथ जो है ये यूपीए की घटक बन के रही। उसी सोनिया गांधी के साथ हर दूसरे दिन मिलने पहुंच जाती है कि बहुत भीषण प्रॉब्लम हो रहा है, मोदी जीने नहीं दे रहा है। तो देखिए, आपने राजनीतिक जो विचार हैं, जो राजनीतिक विजन है, आपके पास कुछ भी नहीं है। ये इन प्रकरण आपको सत्ता जो है पकड़नी है, आपने सत्ता पकड़ रखी है, और आप उससे जो है हटने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप आज बंगाल का विकास मॉडल, मैं बताता हूँ बंगाल का विकास मॉडल क्या है। बंगाल के अंदर कट मनी का मॉडल है। बंगाल के अंदर जो है टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो गली गली के अंदर क्लब खोल के बैठे हैं, उनको सरकारी फंड से पैसा मिलता है, और वो क्लब खोले वाले लोग क्या करते हैं? दिन भर कैरम खेलते हैं, दिन भर वहां पे ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और उसके बाद वो इंश्योर करते हैं कि वहां पे कोई भी व्यापारी होगा तो उन्हीं की पार्टी का होगा, कोई घर बनाएगा तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता से बालू, सीमेंट, रेती, ईटा, भट्टा सब कुछ वही लेगा, और वहां से कमीशन खाते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस प्रकार की आदत गली गली में लग जाए
गली कूचे में लग जाए, पूरे बंगाल के अंदर ये हवा फैला दी गई है, तो वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री आएगी, वहाँ पे कौन सा विकास होगा, वहाँ पे कौन सी एमएनसी आएगी, वहाँ पे कौन सा जो इन्वेस्टर समिट करके आप कौन सा विकास दिखाएंगे? आप मुझे बताइए, पिछले 12-15 सालों में कोई बड़ी इंडस्ट्री आई हो, वहाँ पे रिलायंस गया हो, टाटा गया हो, बिरला गया हो, देयर इज नथिंग। जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डेड हो गई। वहाँ पे अबेंडन प्रॉपर्टी भूत बंगले की तरह वो ममता बनर्जी को चिढ़ाती हैं, पर ममता बनर्जी के जो है सर पर जूं भी नहीं रेंगती। ममता बनर्जी इज एंजॉयिंग पॉलिटिक्स इन हर ओन हम्बल स्टाइल। तो ऐसे देश नहीं चलता। आपने बंगाल को आज, बंगाल जो भारत का सबसे जो है एक ऐसा रिच स्टेट माना जाता था, कभी कलकत्ता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, कमर्शियल कैपिटल, वहां से पूरा व्यापार यूरोप से लेकर तमाम देशों में व्यापार होता था। आज बंगाल को आपने बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आप जो है रोज जो है प्रधानमंत्री, अरे आप कम से कम उनके साथ बोलने की स्थिति में तो आइए, कम से कम उनके साथ एक इंटेलेक्ट डिबेट। ममता बनर्जी का इंटेलेक्ट मैं बताता हूं। चुनाव से पहले एक पत्रकार ने पूछा कि आपका तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आप कैसे कर लेते? बोली हम 1 घंटा ट्रेडमिल करता है और उसी ट्रेडमिल में सारा मीटिंग सेट कर लेता है। भाई आप देवी, आप सुपर वुमन हो, आप दिन भर के ऑफिस में करती हो नहीं करती हो, पर ट्रेडमिल में 1 घंटे के ट्रेडमिल में आप सारा मीटिंग का भी एजेंडा सेट कर लेती हो। अब भगवान जाने पता नहीं कैसे करती हो। ठीक है, पर ये जो है देश का विकास का मॉडल नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से देखिए, अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, तो उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। अगर हम अपने राज्य के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, तो उसकी कुछ मर्यादाएं हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। ये नहीं कि खाता ना भाई, जो बहन जी कहे वही सही। ऐसे देश नहीं चलता, ना चलता था, ना चल रहा है, ना ऐसे आगे चलेगा। ठीक है, अंतिम सवाल विवेक जी, कुछ शब्दों में बयां कीजिए, क्या लगता है जब भी चुनाव होते हैं तो सरकार के अगेंस्ट जो भी पार्टी होती है उसका खुलेआम समर्थन करती है? हमने देखा उत्तर प्रदेश जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो वो आ जाती हैं समाजवादी पार्टी के लिए, वो ये कहती है कि अखिलेश मेरा भाई है, बीजेपी को हटाना है। इस पर क्या कहेंगे? अब एक बात बताइए, बंगाल के बाहर टीएमसी को कौन जानता है? और अगर ममता दीदी यूपी में भी आती हैं तो क्या उनके आने से 5 वोट भी जुड़ा? मैं तमाम जो आज टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बहसें करते हैं, जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित बोलते हैं, मैं उन लोगों के सामने ये सवाल डालता हूं, क्योंकि आज आप देखती हैं बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल किसी को भी हीरो बना देते हैं, किसी को भी बताते हैं कि ये अब जो है इसके साथ जाके मिल गई तो ये डेफिनेटली पता नहीं कौन सी परिवर्तन की बयार ला देंगे। पर मेरा सवाल ये है, जो देखिए जो बंगाल में होता है वो बंगाल में होता है, वो बिहार में भी नहीं होता, बॉर्डर लगता है, वो झारखंड में भी नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले लोग तो देखते भी नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ पे एक बार रैली करने आई थी अन्ना हजारे के साथ, दिल्ली के रामलीला मैदान में। आपको पता है वो रैली में ही नहीं आई, क्यों? क्योंकि भीड़ नहीं थी, और जो भीड़ थी वो बंगाल से रेल में ठूस ठूस के लाई गई थी। अरे भाई, तुम्हें पसंद करने वाले वहां होंगे। देखिए आज देश के अंदर एक 2014 के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ है? एग्जैक्टली क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि इस देश में पहले किसी के नाम के पीछे एक सरनेम लटकता था तो उसी के पीछे हाथ जोड़ के दुनिया आंख बंद करके चली पड़ती थी। पर आज इस देश के अंदर अपने जो है परिश्रम से, अपने अथक प्रयास से एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप उसकी जर्नी को देखिए, उसने किसी के साथ ऐसे बात नहीं की कि तुम नहीं देगा तो सरकार छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं की। उस बंदे ने बहुत हम्बल तरीके से एक पाई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आज उसने, आज सिर्फ भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम बहुत अदब से लिया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और आज वो व्यक्ति अभी भी अपने नाम के पीछे नहीं दौड़ रहा है, वो पूरे विश्व में 130 करोड़ भारतवासियों की ताकत की बात करता है। और इसीलिए चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, आज भारत को इग्नोर करके वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कुछ भी नहीं हो सकता। आज G20 का सम्मेलन आज हमारे बीच में चल रहा है। आज वहां सब लोग इसी ताक में बैठे हैं कि मोदी क्या बोलेगा, भारत क्या कह रहा है। भारत कह रहा है कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है। तो आज सब लोग इसी फिराक में है कि भारत कुछ बोले। भारत क्यों? क्योंकि आने वाला जो वक्त है अब भारत का वक्त है। आज से पहले हम अमेरिका की बात करते थे, यूरोप की बात करते थे, पर अब का समय जो है भारतवर्ष का समय है। भारत ने विश्व को बुद्ध दिया, भारत ने विश्व को अध्यात्म दिया, भारत अब जो है विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा।
और हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए, ना कि हम जो है इन छोटे मोटे इश्यूज के अंदर देश के अंदर। अब आप मुझे मुझे उन राजनेताओं पे बड़ा दुख होता है, उनकी मानसिकता पे बड़ी हंसी आती है, जो लोग राजनीति से परे विदेश नीतियों में भी जो है जो अपने देश के प्रधानमंत्री का कद जो है छोटा करने में लग जाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री का नहीं, वो अपना और देश का कद छोटा करते हैं। तो ये जो है देश के नेताओं को समझना होगा। ठीक है वेद जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बारीकियों से आपने सभी सवालों के जवाबों को दिया। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है कि पैसा दो वरना सत्ता से बाहर निकलो। देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।